हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के साइंस पेपर का सेट नंबर 3 का सेक्शन बी, सी, डी और ई डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने एमसीक्यूज तीनों सेट का अपलोड कर चुका है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें हम लोग को एक प्लांट हार्मोन का नाम बताना था जो कि बेंडिंग ऑफ स्टेम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टुवर्ड्स लाइट, और इस हार्मोन का नाम बताकर हमको उसको एक्सप्लेन करना था कैसे ये मूवमेंट होता है। तो उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन, और ये शेडी साइड के रिलीज होता है जिसकी वजह से स्टेम की बेंडिंग होती है टुवर्ड्स लाइट। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को एक एक्स कंपाउंड दिया गया था जो कि जिप्सम से प्रिपेयर होता है। तो हम लोग को एक्स कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सेकंड क्वेश्चन था, स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो हमारा एक सॉलिड ही होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसकी प्रिपरेशन होती है NaCl + CO2 + H2O प्लस NH3, जो कि प्रोडक्ट फॉर्म होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बनता है, और ये तब बनता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एक माइल्ड एडिबल एसिड यानी खाया जाने वाला एसिड यानी टार्टरिक एसिड जैसे एग्जांपल लिया जा सकता है, तो इसको मिक्स करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। और में हम लोग को बी क्वेश्चन दिया गया था, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। तो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इस वजह से होते हैं क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाता है, तो हमारे पास बनता है CuSO4 + 5H2O। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है ड्यूरिंग कुकिंग, तो हमारे पास बनता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड + H2O वाटर। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग को वो पार्ट बताना था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जहाँ पे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस बताना था। तो किडनीज में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करते हैं, और इसके अंदर स्ट्रक्चर में हम लोग बोमेंस कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। फंक्शन में ये फिल्टर करता है, और साथ में जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये सारे फिल्टर करता है, जिसके बाद हमारा यूरिन प्रोड्यूस होता है। 24 में हम लोगों को सोल्डर अलॉय के कंस्टिट्यूएंट्स बताने थे, तो उसके अलॉय के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं लेड और टीन, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Pb और Sn। इसकी प्रॉपर्टी होती है लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से यह वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ होता है। 25 क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया था कि जो ओजोन लेयर पे डैमेज हो रहा है वो क्यों एक प्रॉब्लम है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो हमारे अर्थ सरफेस को यूवी रेज से शील्ड करता है, और इसके लिए स्टेप्स लिए गए थे कि 1987 में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP ने एक लॉ बनाया था कंपनीज़ के लिए, जिसके तहत वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाएंगी, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी गैस होती है जो ओजोन लेयर में मेजर कॉज करती है। 26 में हम लोग को पाथ ट्रेस करना था और उसका फिनोमिना और कॉज बताना था। तो इसका पाथ आप लोग देख सकते हैं, और ये एक स्पेक्ट्रम बनाएगा क्योंकि ये दिया गया है हमारे पास वाइट लाइट है, तो डिस्पर्शन इस फिनोमिना का नाम है, और इसके वजह से 7 बैंड ऑफ कलर्स दिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी कलर्स के डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं, जिसकी वजह से उन लोग का डिफरेंट रिफ्लेक्शन होगा। और पार्ट में दिया गया था कि हमको एक ऑब्जर्वेशन दिया गया था जिसमें बताया गया था कि पावर ऑफ आई जो वो उसकी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स और साथ में फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज के साथ डिमिनिश होती जा रही है। तो इसका रीज़न ये था क्योंकि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स के इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से ऐसा होता है, और इस डिफेक्ट का नाम है प्रेसबायोपिया। और एक मैंने रफ डायग्राम बना दिया है इसका विजन का रीस्टोर कनेक्ट के लिए, जो बाईफोकल लेंसेज का यूज़ होता है। ऊपर हमारे पास कॉन्केव लेंस यूज़ होता है और नीचे कॉन्वेक्स लेंस। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड एक्स दिया गया था जो ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो जिसने अगर बुक अच्छे से पढ़ी होगी तो वो तुरंत पता लगा लेगा कि जो एक्स होता है वो वॉशिंग सोडा होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होता है। अब ये कंपाउंड सबसे पहले हम लोगों को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है बनाने का NH3 + CO2 + H2O + NaCl। जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। फिर उसके बाद NaHCO3 को जब हीट किया जाता है तो हमारे पास मिलता है Na2CO3 CO2 + H2O। अब उसके बाद जो Na2CO3 हीट करने पे मिल रहा है उसको जब रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तब हमारा वॉशिंग सोडा बनेगा, यानी रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब उसमें वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं। सी ऑप्शन था, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, तो वो 10 होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो इसमें हम लोग को रेड्यूसिंग एजेंट बताना था। तो रेड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं। अब हमें इसका उल्टा हमेशा करके चलना रहता है। तो रेड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरों को रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे NH3 में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो NH3 जो हो गया वो रेड्यूसिंग एजेंट। अब F2 जो हो रहा है उसमें भी आप देख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो F2 जो हो गया वो रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। थर्ड में भी CO में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो CO जो हो गया वो रेड्यूसिंग एजेंट। और O2 में अब यहाँ पे H2 में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसमें हमारा ऑक्सीजन जो हो गया वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग को बताना था गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो रिएक्शन जिसमें गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिसमें लूज ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको रिडक्शन कहते हैं। और ये दोनों रिएक्शन
जब एक साथ होते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग को एक दिया गया था कि एक स्टूडेंट है, वो एक इमेज पाना चाहता है 60 सेंटीमीटर दूर स्क्रीन पे इन फ्रंट ऑफ मिरर, और उसको एक कैंडल रखनी थी 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो जो हम लोग टाइप ऑफ मिरर स्टूडेंट जो यूज़ करेगा वो कॉनकेव मिरर होगा। मैग्नीफिकेशन जो होगी वी दिया था, यू दिया था, वी था -60 और यू था -15। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के लिए -v/u। तो यहाँ पे माइनस इन ब्रैकेट -60 अपॉन -15, तो माइनस माइनस कट जाएगा और -60 अपॉन 15 रहेगा, तो 15 4 जा 60, तो -4 मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, अगर हम नॉर्मल डिस्टेंस की बात करें तो नॉर्मल में हमारे पास 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अगर मिरर हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से तो -45 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। तो अगर आपने 45 सेंटीमीटर या -45 सेंटीमीटर दोनों लिख दिया है तो बढ़िया है, अगर दोनों में से कोई एक भी लिखा है तो भी सही है। रे डायग्राम अब हम लोग को इमेज फॉर्मेशन दिखाना था, तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है। यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ होगा और बियॉन्ड सी इमेज फॉर्म होगी। अब क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास दिया गया था स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम लोग को एटीपी का यूज़ जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है और कंडक्शन ऑफ नर्वस इंपल्सेस के लिए होता है। व्हाट इंश्योर्स सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स। तो स्टोमाटा जो है वो इंश्योर करता है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो सफिशिएंट हो प्लांट्स के अंदर। स्टेट द कंडीशंस ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन प्लांट डिपेंड अपॉन। तो ऑस्मोसिस पे डिपेंड करता है, यानी अमाउंट ऑफ वाटर रेगुलेशन। जब हमारा अमाउंट ऑफ वाटर, जब गैसेज की ज़रूरत होती है प्लांट्स को, तो जो हमारा गार्ड सेल्स होता है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। और जब नहीं ज़रूरत होती है प्लांट्स को तो वो श्रिंक कर जाते हैं गार्ड सेल्स, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। तो ये कंडीशंस होती हैं। अब और में हमारे पास क्वेश्चन था व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स के अंदर स्टार्च होता है, इंटरनल एनर्जी रिजर्व, और एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन। डेजर्ट्स प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, जब उनका स्टोमाटा ड्यूरिंग द डे क्लोज रहता है तो वो एक रात में ही एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं CO2 की मदद से, और फिर जब उनको सनलाइट मिलती है डे में तब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब 31 क्वेश्चन था कि कौन सा रूल है जो हमको फोर्स बताता है जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो और एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हो। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये है आपका। तो हमारे पास तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जो थंब होता है वो हमारा मोशन को इंडिकेट करता है, ये मिडिल फिंगर जो होती है वो हमारा करंट को शो करती है, और जो इंडेक्स फिंगर है वो हमारा फोर्स को इंडिकेट करता है। तो इसकी मदद से अब हम लोग इन तीनों क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का हम लोग को दिया है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर जो लोग पढ़े हैं वो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं। और हमारे पास जब दोनों दिया है तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर और में हम लोग को क्वेश्चन दिया था, डायग्राम बनाना था। तो डायग्राम में मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में यहाँ पे जा रही है, तो पॉजिटिव टर्मिनल के साइड जिस तरफ से जा रही है वो साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी साउथ टू नॉर्थ इनसाइड होंगी। और बार मैग्नेट में एक चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा, नॉर्थ टू साउथ अंदर एक बार ऐसे रफली बना दीजिएगा, क्योंकि ये शो करना जरूरी होता है, क्योंकि इंटरनली साउथ टू नॉर्थ जाती है और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। दो डिस्टिंग्विश फीचर्स लिखने थे दोनों फील्ड्स के, तो आप लिख सकते हैं क्लोज कब होते हैं या टेंजेंट की मदद से उनकी डायरेक्शन मिलती है, और जितना हम लोग दूर जाते जाएंगे उनकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 था कि किचन गार्डन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों है और फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम क्यों है। किचन और गार्डन इसलिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्योंकि वो मैन मेड होते हैं और उनके अंदर लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं वो नहीं होते, वो बस हमारे इन्वायरमेंट के लिए होते हैं। और नेचुरल इकोसिस्टम फॉरेस्ट इसलिए है क्योंकि वो नेचुरली मेड है और वो कंप्राइज करता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स को हेल्प करते हैं उनकी लिविंग के लिए। सेकंड में है कि हम लोग को कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाने के लिए अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो हम लोग अगर एक्वेरियम का एग्जाम्पल लें तो हमें उसके अंदर फिशेस रहनी चाहिए, साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई को देखना पड़ेगा, फूड होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स तो रहेंगे ही, साथ में एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी रखना जरूरी है ताकि सर्वाइवल पॉसिबल हो। साथ में हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट रहने चाहिए, क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिर उसके बाद डिकम्पोजर्स नहीं होंगे, और डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम नहीं बन पाएगा। क्योंकि एक्वेरियम को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसको वीक या 2 वीक्स में क्लीन करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिकम्पोजर प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम नहीं बन सकता। अब और पार्ट में हमारे पास देख रखा था एक फूड चेन बनाना था, तो फूड चेन हो गया प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, फिर रैट, फिर स्नेक, फिर हॉक। सेकंड क्वेश्चन में 20,000 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर से मिल रही है, तो फोर्थ टॉपिक लेवल पे हम लोग को 20 जूल एनर्जी मिलेगी, यानी हॉक को 20 जूल एनर्जी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में था कि जो एक पर्सन है वो बियॉन्ड 5 मीटर देख नहीं सकता, यानी उसकी मिनिमम फोकल लेंथ सही है लेकिन मैक्सिमम फोकल लेंथ सही नहीं है, यानी फार पॉइंट सही नहीं है, तो वो मायोपिया से सफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट है और आई बॉल टू लॉन्ग हो गई है। इसके रे डायग्राम आप बुक में देख लीजिएगा, बहुत ईजी हैं। बात करते हैं हम सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में हम लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 पार्ट्स हैं, तो उसके डायरेक्ट बुक में आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। प्लेसेंटा का भी यूज़ उसमें दिया गया है। 35 क्वेश्चन का, तो पहले केस में जब हीटिंग मैक्सिमम होती है तो हम लोग डायरेक्ट P=VI का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसकी मदद से हम लोग को आई निकल जाएगा, यानी 880/220। तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 एम्पियर हमारा आई आएगा। फिर ओम्स लॉ यानी V=IR की मदद से हम लोग रेजिस्टेंस भी निकालेंगे,
तो R इज़ इक्वल टू 55 ओम आ जाएगा। केस सेकंड में हीटिंग जब मिनिमम रहेगी तो उस वही सेम फार्मूला P इज़ इक्वल टू VI और आर V इज़ इक्वल टू IR की मदद से हम लोग I निकालेंगे और R, तो I होगा 1.5 एम्पियर और R होगा 146.6 अप्रॉक्स ओम। बी क्वेश्चन था व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो जब कोई एक कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो उसमें से कुछ पार्ट उसका एज अ हीट चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट, इसी फिनोमेना को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अगर हमारे पास एक करंट जा रही है एक रजिस्टर से कुछ समय के लिए, तो उन्होंने बताया था कि जो एक्सप्रेशन होगा वो H इक्वल टू आई स्क्वायर टी होगा। तो यही एक्सप्रेशन हम लोग को लिखना था। आंसर नंबर 36 में हम लोग को एक सैचुरेटेड कंपाउंड दिया था ए, जो कि हम लोग का सीरीज ऑफ अल्कोहल से बिलोंग करता है। अब ए को हीट करने पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बी बना रहा है, और बी जो है वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करने पे इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सी में चेंज हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि ए बी सी को फाइंड करिए। तो ए इथेनॉल हो गया, बी इथीन हो गया और सी इथेन हो गया। फिर सेकंड में हम लोगों को केमिकल इक्वेशन लिखना था, कन्वर्जन ऑफ ए इंटू बी। तो ये रहा केमिकल इक्वेशन। तो इथेनॉल हमारा हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा तो वो इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब सी जब कंबशन, तो कंबशन रिएक्शन में हम लोगों को पता है कि जब कार्बन कंपाउंड्स को कम बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के सप्लाई में, तो वो CO2 प्लस H2 प्लस हीट एंड लाइट फॉर्म करता है। तो यहाँ पे भी वही सेम रिएक्शन होगा, CO2 प्लस H2 प्लस हीट एंड लाइट निकलेगी। वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो इसका एक एप्लीकेशन है, वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास कंपाउंड एक दिया गया था कि वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जो हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो CH3CH2ONA यानी सोडियम मिथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होंगे। अब और क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया था फॉर्मेशन ऑफ मिसेस बनाना था। तो ये एक रफ डायग्राम में एक क्लस्टर बनाएगा जिसमें हाइड्रोफिलिक एंड बाहर रहेगा और हाइड्रोफोबिक एंड ऑयल या डर्ट के साथ बीच में एक क्लस्टर फॉर्म कर लेगा। और जो सेकंड पार्ट था उसमें दिया गया था दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक्स और वाई। एक्स में सोप सॉल्यूशन मिलाया जा रहा है, वाई में डिटर्जेंट, और दोनों ही एक्स एंड वाई में हार्ड वाटर हैं। तो सबसे पहला था कि फोम किस में ज़्यादा फॉर्म होगा, तो फोम वाई टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा फॉर्म होगा क्योंकि हार्ड वाटर में इफेक्टिव डिटर्जेंट होता है जिसकी वजह से ज़्यादा लेदर फॉर्म होगा। और सेकंड पार्ट में कर्डी सॉलिड फॉर्म किस में होगा, वो होगा एक्स टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा यानी स्कम। बात करते हैं सेक्शन ई में। तो सेक्शन ई में डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं क्योंकि ऊपर बस हम लोग को बैग आने के लिए दिया रहता है, लेकिन थोड़ी मोटी जानकारी उसमें दी रहती है, लेकिन इसमें उसी के बेसिस पे आंसर करना था। तो हम लोग को कोई दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे, यानी हम लोग टॉल और शॉर्ट प्लांट्स लेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक, और वॉयलेट एंड वाइट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग जो दो पेयर्स हैं उसको बनाएंगे। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, तो डोमिनेंट वो होते हैं जो अपना डोमिनेंस दिखाते हैं दूसरे के ऊपर और खुद एक्सप्रेस होते हैं, और रिसेसिव वो जो रिप्रेस होते हैं डोमिनेंस ट्रेट्स के द्वारा, उनको रिसेसिव कहते हैं, लेकिन इन दोनों की ही प्रेजेंस रहती है। सी में हम लोगों को F2 जनरेशन में जो कॉम्बिनेशन था उसका रेशियो बताना था, तो उसका रेशियो होगा 9:3:1, और इसे हम लोग इंटरप्रेट ये कर सकते हैं कि अगर किसी भी एक कॉम्बिनेशन में कोई भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। अब और किसी में हम लोगों को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना, तो मैंने एक रफली ऐसे कर दिया है। तो F1 जनरेशन में कैपिटल V और स्मॉल v होगा, और ये चारों के चारों ही ऐसे ही बनेंगे। और F2 जनरेशन में कैपिटल V कैपिटल V, कैपिटल V स्मॉल v, कैपिटल V स्मॉल v और स्मॉल v ये बनेंगे। 38 में हमारे पास दिया गया था एक कॉनकेव मिरर का इमेज दिया गया था और कॉनकेव मिरर के बारे में बताया गया था। तो दो एप्लीकेशन कॉनकेव मिरर के शेविंग मिरर्स में यूज़ होते हैं और हेडलाइट्स और टॉर्च लाइट्स में यूज़ होते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो हमारा फोकस से लेके पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी के बराबर होता है, तो वो R रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी का रे डायग्राम अगर बनाएंगे हम लोग तो वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा क्योंकि बिहाइंड द मिरर वो फॉर्म होगा। सी में बात करें और ऑप्शन में, तो इसमें फोकल लेंथ जो होगी वो 50 सेंटीमीटर होगी क्योंकि 100 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट दी गई है और उसी के जस्ट नीचे फॉर्म हो रही है, तो 100 का हाफ 50। मैग्नीफिकेशन जो होगी वो +1 होगी। क्वेश्चन नंबर 39 का ए ऑप्शन है। तो कॉपर को जब एयर में हीट किया जाता है तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो ब्लैक कलर का होता है, और मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक इसलिए बताए गए हैं क्योंकि वो एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर्स शो करते हैं। Na2O प्लस H2O हमारे पास NaOH बनाएगा, और Al2O3 प्लस NaOH यानी एम्फोटेरिक है, तो एसिड प्लस बेस हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट और वाटर बनाएगा NaLO2। और ऑप्शन में सल्फर को अगर हम लोग बंद करते हैं तो SO2 बनाता है जो कि गैस है। इस गैस का नाम सल्फर डाइऑक्साइड है और इस गैस का नेचर एसिडिक है क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो जो सल्फर है वो हमारा मेटल है, तो सल्फर जो है वो हमारा मेटल है, तो हम लोग को पता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक के नेचर होते हैं। अब इसका ड्राई लिटमस पेपर पे कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर पे चाहे वो बेसिक हो चाहे वो एसिडिक हो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है जब तक कि वेट लिटमस पेपर ना लिया जाए। सो थैंक यू एवरीवन, ये लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।